So in the previous lecture, we saw first two principles of F.W. Taylor sir. He suggested कि हर एक चीज़ का एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए एंड दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने सजेस्ट करा कि हार्मनी रखो. मैनेजमेंट और वर्कर्स को बोला कि एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करो और एक दूसरे के सजेशन सुनो, ओपिनियन सुनो, फिर कोई जजमेंट लो कि क्या डिसीजन लेना है. तो इट इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग एक्टिविटी. बट थर्ड प्रिंसिपल जो F.W. टेलर ने बोला कि सिर्फ प्लानिंग करना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ प्लानिंग करना सफिशिएंट नहीं है. F.W. टेलर सर ने ये बोला कि जब मैनेजमेंट वर्कर्स को बोल रही है कि आप ज़्यादा टाइम काम करोगे तो हम आपकी वेजेस बढ़ा देंगे, बट काम तो करो 1 आवर एक्स्ट्रा. आप 6 घंटे काम करते हो, आप 7 घंटे काम करो, हम आपकी वेजेस इंक्रीज कर देंगे. तो थर्ड प्रिंसिपल ये बोलता है कि अपनी बात पे टिको. अगर वर्कर्स ने 7 आवर्स तक आपको काम करके दिया, जितने टाइम तक आपने बोला था, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन जाएगी कि आपको उनकी वेजेस को इंक्रीज करना है. दैट विल बी कॉल्ड एज कॉपरेशन. अदरवाइज आप इंडिविजुअलिज्म कर रहे हो कि आपने वर्कर्स से काम भी करवा लिया और जब टाइम पूरा हो गया तब आप उनको बोल रहे हो कि यू आर नॉट इंक्रीजिंग देयर वेजेस. सो दैट इज इंडिविजुअलिज्म विच इज़ रॉन्ग. तो हार्मनी होती है कि वर्कर्स ने बोला ठीक है हम 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, मैनेजमेंट ने बोला हम आपकी वेजेस बढ़ा देंगे. ये हो गई हार्मनी, दोनों शांति से अपनी बात पे आ गए. कॉपरेशन होगा कि दोनों अपनी बात पे टिकें. तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला जो प्रिंसिपल है इट इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग एंड थिंकिंग एक्टिविटी, वेयर एज कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म इज रिलेटेड टू इट्स एग्जीक्यूशन. मतलब अपनी बात को प्रूव करना इज कॉपरेट करना, बट एक डिसीजन पे आना इज हार्मनी रखना. तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कॉपरेशन उसकी बात की स्टेज है. पहले आप हार्मनी लेके एक क्राइटेरिया पे आओ, एक डिसीजन पे आओ, फिर उसके बाद आप कॉपरेट करो. जो बात आपने बोली थी हार्मनी वाली स्टेज में आप अपनी बात पे टिको, वो होता है कॉपरेट करना. तो दोनों ही ज़रूरी हैं. तो देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म. काम पूरा होने के बाद ये नहीं बोलना चाहिए मैनेजमेंट को कि अब तुमने एक्स्ट्रा काम कर लिया बट हम तुम्हारी वेजेस नहीं बढ़ा रहे क्योंकि तुमने अच्छे से काम नहीं करा. तो ऐसा कुछ बोलते हो तो वो इंडिविजुअलिज्म है जो कि गलत है. तो ये प्रिंसिपल उसी की एक्सटेंशन होके आ रही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल आपने तब फॉलो करा जब आपने प्लानिंग कर ली एंड कॉपरेशन आपने तब करा जब आपने अपनी बात को फॉलो करा. तो आप कंपटीशन को रिप्लेस करो कॉपरेशन के साथ. मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना कि हम इनको ऐसे ऐसे टारगेट्स देंगे जो ये अचीव ही नहीं कर पाएंगे, और वर्कर्स को ऐसा भी नहीं सोचना कि कोई भी दिक्कत होगी तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे. उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है, एक दूसरे की बात पहले हार्मनी स्टेज पे एक्सेप्ट करवानी है, फिर उसको फॉलो करके कॉपरेशन करना है. तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. मैनेजमेंट वर्कर्स के बिना कुछ नहीं कर सकते और वर्कर्स को डायरेक्शन देने वाले तो मैनेजर्स ही होते हैं. तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. तो मैनेजमेंट को उनके सजेशंस सुनने के लिए अपने कान बंद नहीं करने कि नहीं हम तो अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो वो इंडिविजुअलिज्म कर रहे हैं. तो वर्कर्स के सजेशन सुनो और अगर उनका कोई अच्छा सजेशन हो तो उनको रिवॉर्ड दो, और हो सकता है कि उनके सजेशन से आपकी कॉस्ट में भी रिडक्शंस आएँ. तो इसीलिए ये मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए कि वो जो भी डिसीजंस ले उसमें वो वर्कर्स की भी बात सुने. पहले वो उन पे अथॉरिटी नहीं चलाएं कि आप लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे. पहले उनसे पूछो कि क्या आप लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने में कंफर्टेबल हो, हम आपकी वेजेस बढ़ा देंगे इतने % से. तो अगर कंफर्टेबल हैं तो कर लेंगे, नहीं तो जितनी वेजेस मिल रही हैं उतने में 6 घंटे काम करो. तो एट द सेम रेट वर्कर्स को भी समझना चाहिए कि स्ट्राइक पे बार बार नहीं जाना और फालतू में डिमांड्स नहीं रखनी कि हमें हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमें एक्स्ट्रा टूल्स दो. फालतू की डिमांड्स नहीं करनी, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वही चीज़ की डिमांड करनी है, राइट. तो दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और एक दूसरे की इमेज गुडविल होनी चाहिए, मतलब अच्छी इमेज होनी चाहिए. एंड देयर फिर कोई ट्रेड यूनियन की ज़रूरत भी नहीं होगी. मतलब ऐसा ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कि 2-3 कंपनीज़ के जो लेबर होते हैं ना वो एक यूनियन बना लेते हैं कि अगर एक कंपनी में भी वेजेस नहीं मिल रही, टाइम से दिक्कत है, तो सारे लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं ताकि थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा आए. तो जब हर एक कंपनी अपने लेबर के बारे में सोचेंगे और उनकी जो भी डिमांड्स होंगी, जो रियलिस्टिक डिमांड्स होंगी, नेसेसिटी वाली डिमांड्स होंगी, उनको फुलफिल करेंगे, तो फिर उन्हें ट्रेड यूनियन या फिर अपना यूनियन ग्रुप बनाने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी. तो कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म होता है कि आप अपनी बात पे टिको, वो कॉपरेट कर रहे हो आप. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होता है कि आप मैनेजमेंट वर्कर्स की बातें सुन रहा है, वर्कर्स मैनेजमेंट की बातें सुन रहे हैं. तो मतलब उस एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ शोर शराबा नहीं हो रहा है, तो वो हार्मनी है. कॉपरेशन होता है अपनी बात को पूरा करना.
तो ये उसकी एक्सटेंशन, पहले तो बात होगी फिर पूरी करोगे ना। देन डेवलपमेंट ऑन ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसको इतना डेवलप कर दो कि वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे आ जाए, मतलब गलतियां कम से कम करे और कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करके दे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करके दे, जो भी काम आप उसको दे रहे हो वो कम से कम टाइम में क्वालिटी वाला काम करके दे, और प्रोस्पेरिटी भी बढ़े उसकी, मतलब उसकी सैलरी भी बढ़े, वो उसका प्रमोशन भी हो, मतलब अपनी लाइफ में सक्सेस करे वो, दैट्स प्रोस्पेरिटी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन आता है वो सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि उसको जॉब करनी है, वो इसलिए आता है कि उसको एक एक्सपीरियंस लेना है, और उसकी एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है जब उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, और उसके भी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ करियर एम्बिशंस हैं कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छे लेवल पे जाके रिटायर होना है। अब कोई भी पर्सन अगर एज एन असिस्टेंट कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो वो एज अ मैनेजर ही रिटायर होना चाहेगा। ठीक है, कौन चाहेगा कि वो असिस्टेंट की जॉब कर रहा था और वो असिस्टेंट ही रिटायर हो? कौन चाहेगा कि किसी ने क्लर्क का काम करा और वो क्लर्क की ही पोस्ट पे रिटायर हो? तो उसको खुद भी पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ कंपनी के भरोसे उसको नहीं बैठना। देखो, खुद जब आप मेहनत करना चाहते हो तब दुनिया आपकी मेहनत करती है। आप अगर दूसरों से कोई हेल्प एक्सपेक्ट करते हो तो तभी करो जब पहले आप खुद की मदद कर सकते हो। तो कोई भी पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको वे क्लियर होना चाहिए कि प्रमोशन कैसे होगा, बोनस कैसे मिलेगा, सैलरी कैसे इंक्रीज होगी। तो जो भी उसका गोल है वो वैसी डायरेक्शन में काम करे, तब जब वो प्लानिंग करके चलेगा तो वो अपना गोल अचीव कर लेगा। बट इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस टाइम में वर्कर्स का आपको साथ देना है, उनकी बातें सुननी है। जिसको प्रमोशन चाहिए उसके ऊपर ध्यान दो, जिसको एक करियर में एडवांसमेंट चाहिए उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ दो, उसकी डेवलपमेंट करो ओवरऑल, ताकि वो सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं, एक अच्छा पर्सन भी बने, राइट। तो इंडस्ट्रीज में जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है कि लोग आपने कैसे हायर करे हुए हैं। पर्सोनल कॉम्पिटेंसीज, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों की कॉम्पिटेंसी स्किल्स हैं, आप दूसरी कंपनीज के साथ आप compete करते हो, है ना। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं वो एक कंपेटिटिव लोग हैं दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो आपके पास जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये जो लोग हैं, इन लोगों पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन कैसे होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स की सॉरी, सर्विसेज तो टर्शरी सेक्टर में आ जाती हैं। इनके जो ये प्रिंसिपल्स हैं दे आर मेनली वैलिड फॉर द फैक्ट्री सिस्टम, माई अपोलॉजीज। एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। तो इन्होंने बोला कि देखो, वर्कर्स को साइंटिफिकली मैनेज करो, उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको क्राइटेरिया बताओ, उनको बोनस चाहिए तो उनको क्राइटेरिया बताओ। तो वर्कर की ट्रेनिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक बेस्ट मेथड सीख पाए अपना काम करने के लिए, जिससे वो वेस्टेज कम से कम करे और उसे करियर में काफ़ी अच्छे से एडवांसमेंट हो पाए। टेलर का ये व्यू था कि एफिशिएंसी को बढ़ाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे एम्प्लॉय प्रॉस्परस हो, और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है अगर आप एम्प्लॉय को सही, पहले एम्प्लॉय ठीक होना चाहिए, एम्प्लॉय को सही से सिलेक्ट करो। अगर कोई गलत एम्प्लॉय आप सिलेक्ट कर लेते हो जो जॉब के लिए फिट नहीं है, तो फिर वो अच्छे से अपनी जॉब फुलफिल नहीं कर पाएगा और इससे आपको भी दिक्कत होगी, उनको भी दिक्कत होगी। तो सिलेक्शन के टाइम पर ही आप एक क्राइटेरिया फिट रखो कि इस कैंडिडेट को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो कंप्लीटली फिट होना चाहिए जॉब के लिए। तो ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड बाय यूजिंग अ सिलेक्शन प्रोसेस। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। डोंट एक्सपेक्ट इफ़ यू आर सिलेक्टिंग समवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन तो वो आते ही अच्छे से काम कर लेंगे। उनको ट्रेनिंग दो, आपकी कंपनी का क्या कल्चर है, किस टाइम काम पर आना है, किस टाइम छुट्टी होगी, एंड क्या क्या आपकी कंपनी का कल्चर है, कौन सीईओ है, कौन आप कलीग्स होने वाले हैं, कौन सुपीरियर होंगे, कौन सबॉर्डिनेट्स होंगे। तो ये सब ट्रेनिंग में उनको बताओ, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दो, इंडक्शन ट्रेनिंग दो, एंड उनको उनके जॉब से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दो। जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम भी करते हैं और ज़्यादा पैसे भी अर्न करते हैं, है ना। तो इससे उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी भी निकल के आती है और वो प्रॉस्परस भी होते हैं लाइफ में, उनकी सैलरी भी बढ़ती है, उन्हें बोनस भी मिलता है टाइम से, और उनको प्रमोशन भी टाइम से मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब इससे जो कंपनी को का भी फ़ायदा है और इससे वर्कर्स का भी फ़ायदा है। अगर आपके वर्कर्स ट्रेंड होंगे तो इससे उनको खुद को सेल्फ बेनिफिट हो रहे हैं और इससे वो कंपनी को भी कॉर्पोरेट बेनिफिट भी दे पा रहे हैं अच्छे से काम करके। जब ज़्यादा काम करेंगे तो इससे उनको खुद को फ़ायदा होगा और कंपनी को भी अच्छे गेंस मिलेंगे। सो दीज वर द 4 प्रिंसिपल्स विच एफ.डब्ल्यू. टेलर गेव। हर एक चीज़ का एक मेथड निकालो। पहले पॉइंट की ये समरी है, जो भी काम करोगे उसका मेथड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि वर्कर्स और मैनेजर्स को एक दूसरे के सजेशन सुनने, एक दूसरे की बातें सुननी है, शांति बना के रखनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, डिसएग्रीमेंट्स नहीं करनी है।
थर्ड प्रिंसिपल है अपनी बात पे टिके रहना है, कोऑपरेट करना है, जो भी बात अपने प्रॉमिस करी है वो पूरी करनी है। और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्कर्स के जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करवाने में वर्कर्स की हेल्प करें, उनको रास्ता दिखाएं। So these are the 4 principles which F.W. Taylor gave, and he actually did lot of experiment on writing down these 4 principles of scientific management. Now why they are called scientific management? Because he has related management with science. He has said just like science involves experimentations and observations, similarly management also requires experimentations and observations. मैनेजमेंट में भी आपको एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन करने होते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आपको हर एक चीज़ का बेस्ट मेथड ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, सो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं विच F.W. Taylor सर हैज़ गिवन। So I believe all the 4 principles are clear to you. In next lecture we are starting with techniques which are given by F.W. Taylor. Total 8 techniques हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज़ के परस्पेक्टिव से। So we will start it in the next lecture.